हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन एमसीक्यूज़, यानी कि भारत के अंदर या फिर विदेश के अंदर जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, चाहे वो आपका कोई सा एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स को कवर अप करने के लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज़ लेके आया हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि जितने क्वेश्चन आप इस सीरीज़ के अंदर करते हैं टोटली आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मेरे साथ में बने रहिए। इससे पहले भी आपके 4 से लेकर 5 वीडियो हो चुकी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना इसी चैनल के ऊपर, यानी कि एजुकेशन बोर्ड के ऊपर इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास की कंप्लीट होने के बाद में आपको यदि पीडीएफ चाहिए क्लास की तो वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि रहेगा आपका विकास सर जीएस के नाम से। विकास सर जीएस ये है टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, साथ में आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का वो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किस प्रकार के अधिकार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग नंबर जब हम संविधान का 3 पढ़ते हैं जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से, एफ मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि मूल संविधान के अंदर कुल मिला के 7 तरह के अधिकार थे, और वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। तो 6 में से ही आपका एक पूछा गया कि आर्टिकल 23 और 24 में कौन सा अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। अब क्या कहता है आर्टिकल 23 और 24, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 23 बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बिगारी की बात करते हैं, या फिर बलात्कार की बात करते हैं, यानी कि फोर्स लेबर की बात करते हैं। तो इन तीनों ही बातों के ऊपर प्रतिबंध की बात करता है आर्टिकल नंबर 23। कौन कौन से? सबसे पहले है मानव का दुर्व्यापार, कहने का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य की खरीद बेच। तो किसी भी व्यक्ति को पकड़ा, किसी छोटे बच्चे को पकड़ा, महिला को पकड़ा, उसको बेच देना, बेचने के बाद में उसके अंग निकाले जाते हैं, जैसे हृदय हो गया, आंखें हो गया, तो तमाम तरह के अंग निकाल के उसके बेच दिए जाते हैं, या फिर मनुष्य की ही खरीद बेच करना ही क्या है, इलीगल माना जाता है। उसके अलावा बात करें तो बेगारी, बेगारी का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति से काम तो करवा लिया परंतु उसका हक मार लिया, उसको काम के बदले में पैसा नहीं मिला, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेगारी बोलते हैं। उसके ऊपर भी प्रतिबंध की बात करता है। तीसरा होता है बलात्श्रम, यानी कि जबरन किसी से काम करवाना। जबरदस्ती आप किसी व्यक्ति से काम नहीं करवा सकते, और यदि ऐसा करवाया जाता है तो उसको बलात्श्रम यानी कि आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग इलीगल माना जाएगा। तो 3 बातें बोली हमने, कौन कौन सी? एक तो मानव का दुर्व्यापार, एक बोला हमने क्या, बेगारी, और तीसरा हमने क्या बोला, सर बलात्श्रम बोल दिया। ठीक है, तो तीनों की तीनों चीजें आपकी इलीगल मानी जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 23, क्योंकि तीनों ही बातों के हिसाब से आपका क्या होता है, मनुष्य का शोषण होता है, और मनुष्य के शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 23 देता है। उसके बाद बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है। सर 24 ये बोलता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक कामों में काम नहीं करवा सकते हो, यानी कि 24 बोलता है बाल श्रम पर प्रतिबंध। और बाल का मतलब क्या होगा, बच्चे हो गया। बच्चे कौन सा? सर बच्चे रहेंगे 14 साल से कम उम्र की आयु के, यानी कि 14 साल से जिन बच्चों की आयु कम है तो उनको आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। जैसे कि बात करते हैं पटाखा फैक्ट्री खतरनाक काम है, केमिकल उद्योग खतरनाक काम है, कालीन उद्योग खतरनाक काम है, कांच उद्योग खतरनाक काम है। तो ऐसे उद्योग धंधे, खनन की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं, तो वो भी आपका खतरनाक काम के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कामों में आप उनको नहीं लगा सकते हैं। तो दोनों के दोनों अधिकार आपको शोषण के विरुद्ध हो जाएंगे। उसके अलावा यदि बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 आपका क्या है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। बी है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये है भाई किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर है, हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल। उसके बाद में सी की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22 जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर बात की जाती है कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। यदि आपको सीरीज पसंद आ रही है दोस्तों तो आप
कमेंट करके बताएं। इसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल होता है? तो अभी हमने क्या पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ा, तो इन तीनों में से कौन सा शामिल होगा? देखिए, सबसे पहला है लोगों के अवैध व्यापार का निषेध। तो ये बात तो हमने पढ़ ली किसके अंदर सर? आर्टिकल नंबर 23 के अंदर आपने बताया कि मनुष्य की जो खरीद बेच होती है, यानी कि जो अवैध व्यापार होता है लोगों का बेचना खरीदना, तो उसको क्या माना गया है? आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग शोषण के विरुद्ध अधिकार माना गया है, उसको लीगल यानी कि इलीगल माना गया है। बी है किसी प्रकार के बेगार या फिर जबरन काम लेने का निषेध। तो ये बात भी हमने कहा पढ़ी सर, आर्टिकल नंबर 23 के अंदर आपने हमको बताया कि जो बेगारी होती है कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम तो करवा लिया परंतु उसको पैसा नहीं दिया, उसका हक मार लिया, ये क्या होता है? बेगारी होती है। जबरन काम का मतलब क्या हुआ कि जबरदस्ती किसी को काम के लिए फोर्स करना, तो ये भी आपका आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। तो 1 और 2 आर्टिकल नंबर 23 के अंदर पढ़ते हैं। सी यानी कि तीसरा पॉइंट है बाल मजदूरी का निषेध। बिल्कुल सही बात है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या फिर रेलवे जैसे जोखिमपूर्ण काम में लगाने का प्रतिबंध हो। तो देखिए, बात तो इनकी सही है, परंतु यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी सर? गड़बड़ हो चुकी है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। लेकिन हम जानते हैं कि हमने पढ़ा संविधान का आर्टिकल नंबर 24 जिसके अंदर बात की जाती है कि भैया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो बस यहीं पर गड़बड़ हो चुकी है। तीसरा पॉइंट बोलता है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, परंतु आर्टिकल 24 क्या बोलता है? 14 वर्ष से आयु के कम के बच्चे। तो पहला और दूसरा ही आपके हो जाएंगे सही, जबकि तीसरा क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा तो कोड के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ये ऐसा निषेध है वो कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम बात जानते हैं कि आर्टिकल 24 टोटली बात करता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छुटकू होते हैं, जिनको यानी कि इतनी समझ नहीं होती है काम करने की, 14 साल से कम उम्र के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो उनको जोखिमपूर्ण कार्यों के अंदर काम नहीं करवाया जाएगा, कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये बात तो आर्टिकल नंबर 24 करता है, परंतु ये कैसा प्रतिबंध होता है भैया? पूर्ण प्रतिबंध है, आंशिक प्रतिबंध है, युक्त निषेध है, या फिर नैतिक निषेध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण निषेध होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसके ऊपर कंप्लीटली प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका आंसर कैसा है? ये पूर्ण निषेध होता है, यानी कि कोई आपके इसके अंदर किंतु परंतु नहीं होता कि जिनकी उम्र 14 साल से कम उम्र है बच्चों की, उनको खतरनाक कामों के अंदर नहीं लगाया जाएगा। तो पूर्ण निषेध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेदों में वर्णित है? ये आपसे पूछा गया है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड करवा रहा हूँ मैं आपको, टोटली एनसीईआरटी। यदि मेरे साथ इस सीरीज में बने रहकर आप टोटली सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे आप एग्जाम किसी का भी दो, रेलवे का दो, उसके अलावा चाहे आप किसी का दो, हरियाणा का दो, HSSC का दो, HCS का दो, UPSC का दो, या फिर आपके भारत के अंदर, दुनिया के अंदर तमाम तरह के आपके एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर पॉलिटी पूछी जाए, सभी के सभी आपके एग्जाम को कवर करेगी यहाँ से, क्योंकि लेवल क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए, बताया क्या आपसे पूछा क्या गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, तो ये आपका एक प्रकार का क्या होता है? फंडामेंटल राइट होता है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है सर, आर्टिकल 25 से 28, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 किसकी बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, यानी कि व्यक्तियों को अपने धर्म को अंतःकरण करने की आज़ादी होती है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी होती है, और जो भी धर्म के अंदर थॉट्स विचार होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से चलने की आज़ादी होती है। जो भी नियम किसी धर्म के अंदर है उनको मानने की आज़ादी होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जो धर्म है उसको मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो आपके अधिकार होते हैं वो कौन देता है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक देता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो आर्टिकल नंबर 25 आपका डायरेक्ट बात करता है इसके अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा बोलता है कि अनुच्छेद 26 यह व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी जमा राशि से किसी विशिष्ट धर्म का पोषण किया जाता हो। आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है? केवल 1 और 2 दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका केवल 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट बोलता है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत इनकी बात की जा रही है कि आर्टिकल 25 में कौन सी बात दे रखी है। तो आर्टिकल 25 बोलता है कि भैया लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सदाचार के अधीन रहते हुए या फिर स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण करने की आज़ादी है, यानी कि धर्म को मन ही मन मानने की आज़ादी है। ये बात आर्टिकल में 25 करता है। और धर्म को अबाध रूप से मानना हो, धर्म का अंतःकरण करना हो या फिर धर्म परिवर्तन की आज़ादी भी देता है आर्टिकल नंबर 25। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो अपने मन मर्जी से, अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मन ही मन मान सकता है। धर्म के जो थॉट्स, विचार होते हैं धर्म में, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है, यानी कि धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये अधिकार व्यक्ति के पास में होता है। परंतु एक बात यह भी बोली गई है कि भैया छल के द्वारा, कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा किसी व्यक्ति से उसके धर्म को परिवर्तन करवाया नहीं जाएगा। अपनी मनमर्जी से करना चाहे तो भैया व्यक्ति कर सकता है। उसके अलावा एक पॉइंट आप ये भी पढ़ते हैं कि आर्टिकल नंबर 25 बोलता है कि जो भी आपके सिख होते हैं ना, सिख समुदाय के जो लोग होते हैं, सिख धर्म के जो लोग होते हैं, तो उनको कृपाण रखने की आज़ादी होगी। आपने देखा होगा कि छोटा सा एक चाकू या फिर तलवार टाइप होता है जो सिख हर टाइम अपने पास में रखते हैं, तो ये अधिकार भी उनको आर्टिकल नंबर 25 देता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 उनको देता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 26 की बात की जा रही है। भाई अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? ये बात नहीं करता है टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे में बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 27 बात करता है, 27 बात करता है। इस हिसाब से आपका दूसरा गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार होगा। भाई ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कोई भी धार्मिक समुदाय होता है वो अपने संगठन बनाना चाहे, संघ बनाना चाहे तो वो काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 26। लेकिन टैक्स की बात की जाए तो टैक्स की बात करता है आर्टिकल नंबर 27 बात करता है, यानी कि जो भी कर आपका, यानी कि जो भी आपका चंदा वगैरह इकट्ठा होता है मंदिरों में, मस्जिदों में, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये बात आपका आर्टिकल नंबर 27 करता है। तो इस हिसाब से पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भी करते हैं, विचार करते हैं। पहला बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित है। लो जी, यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, ये आपका असीमित नहीं होता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। देखो भाई ये तो गलत हो चुका है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। हाँ, ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। खैर ये बात तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये दोनों के दोनों सही है। वही आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन या फिर कथन सत्य है। तो भैया हमें पता है दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, पहला आपका गलत हो चुका है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो आर्टिकल नंबर 25 हमें अधिकार देता है कि हमारे पास में धर्म को मानने की आज़ादी है, हमारे धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म को अंतःकरण करने की, हमारे थॉट्स, विचारों को, धर्म के विचारों को प्रसार करने की आज़ादी हमारे पास में है। परंतु उनके ऊपर भी आपका रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 25 बोलता है, 26 बोलता है क्या, कौन कौन से 3 बेस रहेंगे? तो देखो लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, मोरलिटी, नैतिकता के आधार पर और हेल्थ, स्वास्थ्य के आधार पर। तो इन 3 बेसिस के ऊपर लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर धर्म के अंदर आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला आपका गलत हो गया, क्योंकि क्या बोलता है? ये बोल रहा है भाई कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित है, तो अनलिमिटेड नहीं होता है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला गलत है, दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया सही है, और तीसरा भी कि लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 25 उनको देता है। लेकिन छल के द्वारा, कपट के द्वारा और बेईमानी के द्वारा किसी व्यक्ति से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। ये बात भी आर्टिकल नंबर 25 बोलता है। तो 2 और 3 सही है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आज के टाइम पे, कथन आपसे पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। वो जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन थे 4 पॉइंट आगे, 4 ऑप्शन आगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन आज के टाइम पे बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। ऐसे मिलेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप सही कर दोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल भाई, धार्मिक कार्यों के ऊपर प्रबंध की बात की जाए, संस्था की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, तो आर्टिकल नंबर 26 ये अधिकार देता है। परंतु इनके ऊपर 3 ऐसे बेसिस है कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन देखें तो देखो,
पहला है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, शिक्षा, एजुकेशन, सदाचार की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ, और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं यानी कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो इनमें से कौन से 3 बेसिस रहेंगे वो आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया, पिछले ही स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा था कि भैया 3 बेसिस है। कौन कौन से? सर आपने बताया था लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के बारे में आपको बताया, आपने बताया सर सदाचार के बारे में, नैतिकता के बारे में आपने हमको बताया, और तीसरा था स्वास्थ्य यानी कि 1, 4 और 5 ये 3 ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है जिनके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो 1, 4, 5 कहाँ रहेंगे सर जी? 1, 4, 5 रहेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी के अंदर रहेंगे। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 4, 5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने को प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। सेकंड बोलता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने को बाध्य किया जा सकता है। हाँ भाई ये गलत लग रहा है थोड़ा सा, अब गड़बड़ कहाँ है वो थोड़ा देखते हैं। देखिए आपसे पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, या फिर यानी कि पूछा गया है कौन सा सत्य है। तो पॉइंट के हिसाब से देखिए तो आपको जो सबसे पहला पॉइंट है कि राज्य निधि के द्वारा यानी कि राज्य निधि से पोषित, पूर्णतः पोषित, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी राज्य की संचित निधि होती है जहाँ पे पैसा इकट्ठा होता है, वहाँ से यदि कोई भी आपका शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्था है जो पूर्णतः पोषित है यानी कि 100% खर्चा उस संस्थान का कौन उठा रहा है? सरकार उठा रही है। तो ये बात हम कहाँ पढ़ते हैं सर जी? बात पढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 28 के अंदर। ये दोनों के दोनों पॉइंट हम कहाँ पढ़ते हैं? आर्टिकल नंबर 28 के अंदर पढ़ते हैं कि पहला पॉइंट बोलता है कि कोई ऐसे शिक्षण संस्थान जिसका खर्चा 100% कौन उठा रहा है भाई? सरकार उठा रही है। तो ऐसे शिक्षण संस्थान के अंदर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात आपका आर्टिकल नंबर 28 का सब क्लोज फर्स्ट बोलता है। तो पहला पॉइंट तो आपका सही होगा। सेकंड वाला क्या बोलता है कि भी राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान यानी कि आंशिक रूप से यानी कि मान्यता प्राप्त है, यानी कि कुछ हद तक भागीदारी किसकी है? राज्य की भी है, सरकार की भागीदारी है शिक्षण संस्थानों में। तो वहां पर क्या होगा कि शिक्षा ग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने हेतु बाध्य किया जा सकता है। तो नहीं भैया, नहीं किया जा सकता। यदि मान्यता प्राप्त है कोई ऐसा संस्थान किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, तो उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। दे सकते हैं परंतु बाध्यकारी नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर जी? केवल एक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की सही व्याख्या है? ये आपसे पूछा गया है। और हम कहाँ पढ़ते हैं कि सर राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चर हम पढ़ते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या एक फंडामेंटल राइट है। और टोटली हम किसके बारे में बात करते हैं? तो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर हम बात करते हैं माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? 29 बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बचाव की बात करता है, और 30 बात करता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित की बात करता है। तो अब आपसे ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ए है शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों यानी कि बच्चे ही इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। सी है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। डी बोलता है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेवल टफ है इसका, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। वैसे अल्पसंख्यक कौन होंगे इसकी बात तो आपकी संविधान नहीं करता है, यानी कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन तो संविधान ने नहीं दी, परंतु किस बेस के ऊपर अल्पसंख्यक होंगे ये बात बोलता है कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ठीक है, ये बात बोलता है संविधान। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो आपके रहेंगे अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, ये बात आपकी आर्टिकल नंबर 30 करता है, और उनके लिए इन विद्यालयों को
आरक्षित भी कर सकते हैं। ये बात आपका आर्टिकल नंबर 30 बोलता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। जूम का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिएगा, देख लेता हूं मैं। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलो हो गया भाई। हाँ, क्वेश्चन आपका है कि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये आपसे पूछा गया है। आर्टिकल 19, तो थोड़ी देर पहले पिछली ही स्लाइड के अंदर हमने बात की है किसके बारे में, कि आर्टिकल 29 और 30 बात करता है किसके बारे में? शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए कि आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, बी है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अधिकार, सी है अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, या फिर डी है धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। तो आर्टिकल 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अल्पसंख्यक किस बेस के ऊपर हो गई? कि सर जी आपने बताया कि भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके बचाव की बात करता है आर्टिकल नंबर 29। और ये बात हमें कहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है? सर ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है कि अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा अल्पसंख्यकों को। ये बात आर्टिकल नंबर 29 साफ साफ बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो इस हिसाब से यदि बात की जाए तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को जिसकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा हो भाई, चाहे उसकी कोई लिपि हो या फिर कोई संस्कृति हो, कल्चर हो, उसे बनाए रखने का और उसको बचाने का अधिकार होगा। ये बात आपका आर्टिकल 29 कर रहा है। और इसी अनुच्छेद के अंदर यह बात भी बोली गई है कि किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा पोषित या फिर राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस संस्थान का खर्चा सरकार उठा रही है, राज्य उठा रहा है, तो उसके अंदर प्रवेश से इन लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात भी आपका आर्टिकल नंबर 29 बोलता है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारे सारे के सारे क्वेश्चन, आज के 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 2 वीडियो और आएगी आपकी फंडामेंटल राइट से संबंधित। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम आर्टिकल नंबर 31 को पढ़ेंगे, यानी कि 32 को पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचार को अधिकार पढ़ेंगे, 33-34 पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 500 के 500 रिट के संबंधित आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लगभग इसी टाइम कल आपको क्लास मिल जाएगी। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना। आपको रूटीन डेली, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि क्लासें आपको रूटीन बेसिस पे मिलेगी। ठीक है, एक दिन भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी, छोड़ के किसको? संडे और सैटरडे, 2 दिन छोड़ के, शनिवार और एतवार को छोड़कर सारे के सारे दिन आपको क्लासें रेगुलर वे में मिलेगी। इकोनॉमिक्स की क्लास भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ में बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए भी सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।